एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर जूही ज्ञानचंदानी और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, सीएपीएफ का, जो अभी रिसेंटली 6 अगस्त को हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया होगा। अभी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि इसका एनालिसिस कहीं हो जाए तो अश्योरिटी हो जाए कि जो हमने किया वो सही है आंसर की के साथ। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक एनालिसिस इंग्लिश सब्जेक्ट का। जो आपका पेपर 2 इंग्लिश हुआ था उसका एक क्विक एनालिसिस होगा कि किस तरह का पेपर आया था और आपको किस तरह की कौन सी स्ट्रैटेजी उसमें काम आई होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर एनालिसिस। तो एज यूजुअल कि ऐसे राइटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो जो ऐसे राइटिंग है वो आपका यहाँ पे पूछा गया था। ये टॉपिक्स थे जो आए हुए थे। साइबर अटैक है ना, आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है आपको पूछा गया 6 एसेज पूछे जाते हैं जिसमें से आपको करना होता है 4, है ना। आप देख सकते हैं कि आपका पहला जो टॉपिक था वो साइबर अटैक था, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। ऐसे की बात करें तो ये आपके पास में ऑप्शन होता है या तो हिंदी या तो इंग्लिश में इसको अटेम्प्ट करने का, सिर्फ ऐसे में, बाकी सारे को आपको करना होता है इंग्लिश में ही। तो ये है आपका राइट ऐसे ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक में पहला टॉपिक साइबर अटैक, साइबर हमला, एक नया प्रकार का युद्ध, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, है ना। बहुत से मामले आपको सामने आते हैं साइबर अटैक के कि ये साइबर अटैक की वजह से ये नुकसान हुआ या इनको धोखाधड़ी हुई। तो ये एक ऐसा इशू है जो बर्निंग इशू है आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम पे जब डिजिटलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर है, राइट। अब आगे देखिए, दूसरा टॉपिक जो पूछा गया था आपका वो था इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन अ न्यू वर्ल्ड वॉर, नई विश्व व्यवस्था में भारत का उभरता हुआ नेतृत्व। तो ये भी जो है आप देख सकते हैं कि ऐसा टॉपिक है। इंडिया अब बहुत सारी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो ये इमर्ज कर रहा है एज अ लीडर। तो इंडिया के नेतृत्व पे पूछा गया है ये ऐसे। दूसरा अगर देखा जाए आपका यहाँ पे आया है द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ओके आजाद भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस पे आपको ऐसे का टॉपिक पूछा गया था। ये भी एक देखा जाए तो ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पर आप जो है पहले अगर देखें इसके प्रीवियस एग्जाम्स में या अगर इसको देखा जाए कि ये कैसा टॉपिक है तो ये भी कहीं ना कहीं करंट सिनारियो से रिलेटेड है। तो आप सभी को उन टॉपिक को जो बर्निंग इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो होते हैं, इन सबको आपको देखना था। अब देखते हैं कि और क्या पूछा गया है। तो आपका दूसरा टॉपिक जो आया था एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो एजुकेशन के ऊपर पूछा गया है कि एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है और वो एक मुख्य स्तंभ है, इस पर आपको ऐसे लिखना था। अब आगे अगर बात करें तो आगे जो पूछा गया है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। डिजिटलाइजेशन आपको पता है आजकल मतलब इस तरह से आगे हो चुका है कि इसके बिना अब हम अपनी दिनचर्या भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जो ई वेस्ट है, हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं पर जो ई वेस्ट है, जो डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन है, इस पर सवाल आपको, इस पर जो पूछा गया है ऐसे राइटिंग, ये आपका एक टॉपिक हो गया जो कि बिल्कुल करंट सिनारियो से रिलेटेड है। आगे अगर बात करेंगे तो ये पूछा गया ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इट्स रियल वर्थ। मतलब आप देखा जाए तो भारत एक जो विविधता वाला देश है कि हर एक राज्य में हर एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो कैसे हमारे देश के लिए एक असेट है, इस पर आपको पूछा गया है सवाल। अब ये थे आपके 6 टॉपिक, है ना। अभी इनमें से आपको 4 को चूज करके इसमें ऐसे लिखना था। अगर हम आगे बात करें तो आगे जो पूछा गया है वो है आपका ये आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन, है ना। राइट आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, है ना। मतलब आपको ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये आपको पूरा अटेम्प्ट करना था। इसमें अगेंस्ट और फॉर, पक्ष में और विपक्ष में आपको इसके लिए लिखना था। जिसमें टॉपिक है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। मतलब फूड सफिशिएंसी, भोजन की पर्याप्तता के लिए क्या जरूरी है, जो क्रॉप्स है, फसल को मॉडिफाई करना जरूरी है। इसके पक्ष और विपक्ष में, फॉर और अगेंस्ट में आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देना था अपना। और दूसरा है कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर हीनस क्राइम्स, की मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट होती है बहुत ही
हीनस क्राइम के लिए, है ना, वो जो होनी चाहिए, वो कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए, तभी शायद ऐसे जो क्राइम्स हैं, हीनस क्राइम, जो घृणित अपराध होते हैं, वो कम हो जाए होना, ऐसी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो इस पे आपको फॉर और अगेंस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों पे आपको बात करनी थी। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है आपका रिपोर्ट राइटिंग, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है व्हेन इट कम्स टू CAPF इंग्लिश, है ना। तो रिपोर्ट राइटिंग में आप देख सकते हैं पूछा गया है आपको डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज। पानी का कम होना एक बहुत बड़ा इशू है कि पानी का जो स्तर है, जो लेवल है वाटर का, वो बहुत डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। इस पर आपको एक रिपोर्ट रखनी थी। अब रिपोर्ट लिखना क्या होता है आपको पता है, आपने फॉर्मेट देखा ही होगा कि पहले नाम होगा, आपका एड्रेस और पता होता है, और फिर आप कंटेंट देते हैं रिपोर्ट का, आप बताते हैं टॉपिक से रिलेटेड, आप बात करते हैं उसमें कि ये जो डिप्लीशन है वाटर लेवल का इन मेजर सिटीज़, वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, कब तक होगा, क्या सोल्यूशन है। इस तरह की बातें जो है आपको रिपोर्ट में लिखनी होती हैं रिलेटेड टू टॉपिक। अगर आगे हम बात करें तो दूसरा जो पूछा गया है यहाँ पे है इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट भी एक टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की ही बात कर रहा है कि आजकल जो इंडियन स्पोर्ट्स में इंडियन विमेन की जो भागीदारी है ना, औरतों की, महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। तो उस पर आपको एक रिपोर्ट बनानी थी। तो रिपोर्ट राइटिंग भी काफ़ी आसान और काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक जो है पूछा गया है पानी के लेवल के लिए, और विमेन एम्पावरमेंट एक तरह से देखा जाए तो ये भी काफ़ी आसान ही है। अगला अगर देखा जाए तो और क्या है, प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग की अगर हम बात करें तो प्रेसी राइटिंग क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ का 1/3 आपको लिखना होता है, उस पैराग्राफ को 1/3 पोर्शन में आपको लिखना होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया उसको, है ना, आपको क्या करना होता है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसका क्रक्स, उसका सार लिखना होता है 1/3 शब्दों में, है ना। तो आपको पढ़ना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, उसका सार लिखना होता है। कुछ आप पैराग्राफ से लेते हैं, कुछ आप जो समझा आपने पैराग्राफ को पढ़ के उसको लिखते हैं। ये था आपका प्रेसी का टॉपिक, है ना। टॉपिक क्या था, द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। तो बेसिकली देखा जाए तो आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। किसकी बात की जा रही है, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। इस पे ये जो है पैराग्राफ है जो इस पे आपको एक प्रेसी लिखनी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसी राइटिंग के लिए। अब अगर आगे देखें तो और क्या पूछा गया है इसमें, ये तो आपका हो गया पूरा राइटिंग पार्ट, और अच्छी खासी लेंथ में आपको ये दिया हुआ है पूरा इसके बारे में, है ना, इस टॉपिक के बारे में पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट राइटिंग, हमारा आर्ग्यूमेंट वाला पोर्शन हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया। अब और क्या पूछा हुआ है, अब चलते हैं हम इस तरफ जो कि है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, RC, जिसको हम कहते हैं RC, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा गया है। और जो मुद्दा है आप देख सकते हैं क्या है इसमें, बॉम्बे वॉज इनिशियली 7 आइलैंड्स, बॉम्बे इनिशियली 7 आइलैंड्स था। एज द पॉपुलेशन ग्रू, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, द आइलैंड्स वर जॉइंड टू क्रिएट मोर स्पेस एंड दे ग्रेजुअली फ्यूज्ड इनटू वन बिग सिटी। तो बॉम्बे के इतिहास के बारे में बेसिकली बताया जा रहा है कि बॉम्बे को पहले क्या था बॉम्बे, और उसके बाद क्या हो गया। तो ओवरऑल जो मुद्दा है वो बॉम्बे से जुड़ा हुआ है। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और इस पे आपको पूछा गया है, इससे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये पैराग्राफ ही है आपका, और यहाँ पर पूछा गया है सवाल, है ना। ये सारे सवाल आप देख सकते हैं, ये पूछे गए हैं पैराग्राफ से ही, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। 5 सवाल आए हैं पैराग्राफ पे बेस्ड। ग्रामर की पोर्शन की बात करें तो बहुत ही आसान लेवल का ग्रामर आया है, ऐसे 1 लाइनर जिसको देखकर आप बना सकते हैं। देखिए क्या सवाल पूछा गया है ग्रामर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए सवाल क्या है, री राइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। लिखा हुआ है योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टॉनिशेस मी, चेंज द वॉइस, मतलब इसका वॉइस चेंज करना है। अब ये दिया किस में हुआ है, ये दिया हुआ है आपका ग्रेटली एस्टॉनिशेस, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। किस में दिया है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉइस है। आपको इसको कन्वर्ट करना है, किस में, आपको कन्वर्ट करना है इसको
एक्टिव दिया है, पैसिव बनाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज किया है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं एस्टोनिशेस, है ना। जब वॉइस पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। अब चलिए चेंज करते हैं इसको, ये हो जाएगा मी का यहाँ पे हो जाएगा आई, है ना, आई, उसके बाद योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, आई एम ग्रेटली। अब ये जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा क्या बन जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, एस्टोनिशेस। तो एस्टोनिशेस का क्या हो जाएगा, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टोनिश्ड। अभी जब एस्टोनिश्ड की बात करते हैं, चाहे आप एस्टोनिश्ड बोल लो, सरप्राइज्ड बोल लो, या स्टार्टल्ड बोल लो, अमेज्ड बोल लो, जिसमें आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे शब्दों के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, वो है एट। आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट योर बिहेवियर। यहाँ पे हम बाय नहीं यूज करते हैं क्योंकि यूज किया गया है एस्टोनिश्ड वर्ड और उसके साथ में आप लगाते हैं एट। आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। बात समझे। तो ये एक्टिव था, पैसिव में कन्वर्ट करना था। अगला सवाल है, ही सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो मार्क है ये एक्सक्लामेशन का मार्क दिया हुआ है, मतलब ये विस्मयादि बोधक शब्द है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है आपका। जब इसका नरेशन बनाएंगे आप इनडायरेक्ट में तो कहीं ना कहीं एक्सक्लामेशन आएगा। लिखा हुआ है ही सेड, तो ही सेड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड। ये क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लामेशन मार्क है। अब क्योंकि ये वेयर है, WH वर्ड रहता है तो हम दैट नहीं लगाते हैं, कॉमास को हटा दिया, यही कंजंक्शन का काम करता है ना। ही एक्सक्लेम्ड वेयर, विल आई हो जाएगा। अभी आई कैसे चेंज होगा ही के हिसाब से, वेयर ही वुड, विल का हो जाएगा वुड, आई का हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से ही, वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, है ना, द फिर आ जाएगा यहाँ पे फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, सिंपल सी बात है, बन गया सवाल ये वाला। अब अगला देखो क्या पूछा गया है ना, वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, है ना, दिस का दैट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट का हो जाएगा फॉलोइंग ईयर, ठीक है। सो ही एक्सक्लेम्ड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर। एज सोन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड। यूज नो सूनर देन, क्या यूज करना है, नो सूनर देन यूज करना है। अभी नो सूनर देन को यूज करना है तो कैसे होता है, जब भी हम एडवर्ब से या नो सूनर, हार्डली, बेयरली इनसे स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को तो हम इन्वर्जन का फॉर्म फॉलो करते हैं। इन्वर्जन कैसा होता है, मतलब पहले आप अगर नो सूनर लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया नो सूनर। अब यहाँ पे इन्वर्जन होगा मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर आपका आता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो यहाँ पे लिखा है शी रीच्ड, मतलब ये पास्ट है, पास्ट है तो हो जाएगा नो सूनर डिड शी रीच, है ना, नो सूनर डिड शी रीच हर होम। उसके बाद आएगा ये वर्ड देन, है ना, देन द मैसेंजर अराइव्ड, देन द मैसेंजर अराइव्ड, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब अगला लिखा है ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन डैश। अब यहाँ पे लिखना है एड अ सूटेबल क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन टैग लगाते हैं हम टेंस के हिसाब से। ही वॉक्स इन लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही लिखा हुआ है इसीलिए हो जाएगा डजंट ही, क्या हो जाएगा, डजंट ही। तो ये बन गया आपका सवाल यहाँ पे। अगला अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लिखा है माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स डैश मी।
सप्लाई द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लिखना है जो करेक्ट हो। यहां पर आएगा कन्फाइड के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है वो है इन। कन्फाइड इन का मतलब होता है एक किसी को जब आप राजदार बनाते हैं, अपनी कोई बहुत ही ऐसी बात जो आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको बताते हैं। तो कन्फाइड्स इन मी मतलब मुझ पर वो बहुत ट्रस्ट करता है और मुझे उसने राजदार बनाया, मुझे वो बात बताई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कन्फाइड्स इन मी। नेक्स्ट दिया हुआ ही विजिट्स मी रेयरली, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग चेंज किए बिना, है ना, इसको नेगेटिव बनाना। लिखा क्या है, ही विजिट्स मी रेयरली, ही विजिट्स मी रेयरली लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा ही डजंट विजिट मी, ही डजंट विजिट मी, है ना, नेगेटिव बोला है सिंपली, है ना। तो ही विजिट्स मी रेयरली, अब उसको नेगेटिव बनाना तो ही डजंट विजिट मी, और एल्स ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ही, यू नो, डजंट ऑफन विजिट मी, ही डजंट ऑफन, है ना, विजिट मी, ठीक है, बात समझ में आई। ही डजंट विजिट मी, डज नॉट विजिट मी, ही डज नॉट ऑफन विजिट मी, तो दोनों में से किसी को भी एक को बनाएंगे तो ये सिंपल सिंपल नेगेटिव आपका बन गया, ही डजंट विजिट मी। अगला सवाल अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, टू और टू यूज करना है इसमें, है ना, वो इतना चालाक है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ही इज टू क्लेवर, ये हो जाएगा ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, टू क्लेवर टू ट्रस्ट, ही इज टू क्लेवर टू ट्रस्ट, ठीक है, बात समझे। क्या हो जाएगा, सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड को हमने क्या किया, ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, ही इज टू क्लेवर टू ट्रस्ट, ठीक है। हमको क्या यूज करना था, टू और टू को यूज करना था और हमने ये बना दिया, ठीक है। अगला जो लिखा हुआ है वो जो सवाल है आपका ये है चलिए फाइन, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी रुकिए, चलिए ये क्वेश्चन है नीदर ऑफ द प्लान्स, है ना, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है नीदर ऑफ द प्लान्स सूट या सूट्स हिम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है आपका सूट्स, क्योंकि नीदर मतलब ये सिंगुलर होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूट्स, मतलब सिक्स्थ का जो आपका सिक्स्थ का एट्थ का जो आंसर है फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर सूट्स आएगा, है ना, एज पर सिंगुलर थिंग, क्योंकि नीदर को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, नीदर ऑफ। नेक्स्ट लिखा हुआ है तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, है ना, तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास, यूज द कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे बोला हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। अब इसको कंपैरेटिव यूज करने के लिए किस तरह से बनाना पड़ेगा, इसको मैं आपको एक पेज में बनाकर बताती हूँ, ठीक है, आई विल टेल यू दिस अच्छे से। यहाँ पे चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा उसका आंसर, no other girl in the class is cleverer, है ना। ये आपका सवाल क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इस सवाल को, ये था आपका सवाल, चलते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो अदर गर्ल इन हर क्लास इज
more intelligent than तान्या, है ना, ये आपका हो जाएगा देन तान्या। ये आपका सवाल है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा नो अदर गर्ल इन हर क्लास इज मोर इंटेलिजेंट देन तान्या, ठीक है। ये आपका हो गया इसका जो आपका जो सवाल था उसका ये हो गया आंसर, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद जो सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे वो है डीप स्नो ले और लेड, है ना। यहाँ पे पूछा गया है डीप स्नो ले ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है। डीप स्नो ले और लेड ऑन द रेलवे ट्रैक, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डीप स्नो ले ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये है आपका आंसर यहाँ पे। ले और लेड में जो करेक्ट आंसर है वो ले आएगा, है ना, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ले, ठीक है। चलिए ये आपका सवाल हो गया, यहाँ पे हमने ये सारे सवाल को डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे और कुछ सवाल को जो पूछा गया है फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे हमने ये देख लिया सवाल। अब ये है पूछा गया है राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, है ना। आपको बताना है इन फ्रेजेस की मीनिंग क्या है और आपको ये इनको सेंटेंस को यूज करना है प्रॉपर तरीके से, है ना। यूजिंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली एंड डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेज। अब अगर इसकी मीनिंग की बात करेंगे हम तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे और उसके बाद उसका सेंटेंस तभी तो आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए लिखा है हेल्ड अप। हेल्ड अप मतलब होता है डिले, हेल्ड अप का मतलब होता है डिले होना। ये बात करता है डिले की, ये बात करता है देरी की, है ना। ये बात करता है डिले की या देरी होना, ठीक है, डिले या देरी। तो हेल्ड अप मतलब लाइक बोले कि व्हाट इज द हेल्ड अप, वाई यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम, क्यों डिले हो रहा है, तो व्हाट इज द हेल्ड अप हमने पूछ लिया, ठीक है ना। ये हेल्ड अप मतलब हो गया डिले एंड देरी। कैरी आउट ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू कंडक्ट, है ना, कंडक्ट, कोई चीज कंडक्ट करना या काम को चलाते रहना, कंडक्ट करना, टू परफॉर्म और कंडक्ट, ठीक है, बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा कैरी आउट। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम कंडक्ट कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम, सो वी आर कैरिंग आउट अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ब्यूटीफुल प्रोग्राम। उसमें बोल दिया हमने वी आर कैरिंग आउट अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, मतलब हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो टेक आफ्टर मतलब होता है कि जैसे दिखना, इसको बोलते हैं रिसेंबल करना, है ना। ये जो मतलब है इसका ये होता है टू रिसेंबल। टू रिसेंबल मतलब के समान दिखना, जैसे कहते हैं ना अरे ये तो देखो बिल्कुल अपने पापा पे गई है या बिल्कुल अपनी मम्मा की जैसे दिखता है या दिखती है। तो यहाँ पे क्या होता है टेक्स आफ्टर मतलब कि रिसेंबल कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है रिसेंबल कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रिसेंबल करना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी टेक्स आफ्टर हर फादर, इस तरह से बोलेंगे तो इसका यूज हो गया। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है किसी को नीचा दिखाते हुए, टू मेक समबडी फील अनइम्पॉर्टेंट और इंफीरियर, है ना। ये होता है टू मेक समवन फील अनइम्पॉर्टेंट, किसी को तुच्छ महसूस कराना या कम इम्पॉर्टेंट महसूस कराना, उसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द नीडी क्लास, है ना, और द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, मतलब इंफीरियर होकर नहीं देखना चाहिए, उनको इंफीरियर नहीं समझना चाहिए, ना ही उनको अनइम्पॉर्टेंट या लिटिल ऑफ लिटिल वर्थ नहीं समझना चाहिए। तो ये क्या हो गया लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को कम आंकना बेसिकली। गिवन मतलब होता है टू एक्सेप्ट या एडमिट, है ना, टू एक्सेप्ट समथिंग आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ रिफ्यूजल, अ लॉन्ग टाइम ऑफ रिफ्यूजल, है ना। बहुत समय तक आप किसी चीज को मना कर रहे थे कि नहीं 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 मानना है, इस बात के लिए नहीं मानना है, फिर आखिर में आप मान ही जाते हो, है ना, उसको बोलते हैं गिवन। मे बी किसी चीज को अवॉइड करने के लिए या फिर आप सामने वाले से मान जाते हो, राजी हो जाते हो, तो वो होता है गिव इन कर देना। आई फाइनली गेव इन टू हर आर्ग्यूमेंट, ऐसा बोल सकते हैं आई फाइनली गेव इन टू हर आर्ग्यूमेंट, तो मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, ठीक है। अब ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है फिर से करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है ये इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमने देख लिया, हाँ जी।
ये आंसर हो जाएगा आपका। ये मैंने सारा आंसर आपको बता दिया है। अब आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपका सारा आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सबको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कि इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है डायरेक्शन में? डायरेक्शन में लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। कोई चेंज नहीं करना है बट इनको करेक्ट करना है। लिखा क्या हुआ है? एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। सभी पहुंच चुके हैं, किनके अलावा? सिर्फ ये जो 5 है ना, 5 बॉयज हैं, इनके अलावा। तो एवरीवन हमारा क्या हो गया? ये है हमारा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है तो ये कैसा सब्जेक्ट है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हैव हैज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव जो है वो हैज में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम द सर्विस। बहुत सिंपल सा सवाल है कि जब अनलेस आता है तो उसके साथ हम डज नॉट, नॉट, नो, नॉट नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते, क्योंकि अनलेस अपने आप पे नेगेटिव होता है। तो अनलेस ही रिटर्न्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलेस ही रिटर्न्स, है ना। ही डज नॉट को हटा के और रिटर्न को बिठा के हम क्या कर देंगे? ही रिटर्न्स। ये बन गया सवाल। दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। चूंकि यस्टरडे लिखा हुआ है तो ये पास्ट होना चाहिए। पास्ट में हम कभी भी हैव को नहीं लेकर आते, तो क्या हो जाएगा? सिंपली दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, दैट इज इट। नेक्स्ट है योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर्स। क्या लिखा हुआ है? योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर्स। तो रिप्लीट का मतलब होता है फिल्ड विथ, है ना। क्या होता है? फुल ऑफ बोल सकते हैं, है ना, या इसको बोल सकते हैं फिल्ड विथ। तो यहां पर इसके साथ जो प्रपोजिशन जाएगा वो फ्रॉम नहीं होगा, ये हो जाएगा विथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विथ। योर आंसर इज रिप्लीट विथ एरर्स, ठीक है, मतलब फुल ऑफ एरर्स है आपके आंसर में, बहुत सारी गलतियां है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे। कल से किताब मिसिंग है तो इसका टेंस ही गलत दिया हुआ है। ये हो जाएगा द बुक हैज बीन मिसिंग। ये बन जाएगा हैज बीन मिसिंग, और फिर चेंज होगा यहाँ पे मिसिंग यस्टरडे। कल से एक बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है तो ये हो जाएगा सिंस। अब ये सेंटेंस बनेगा द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस यस्टरडे। समझे? यहाँ पे आ जाएगा द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस यस्टरडे। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो पेपर आया था काफ़ी आसान लेवल था। ग्रामर की अगर बात करेंगे तो ग्रामर आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी सिंपल से कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, और आपको जो फ्रेजल वर्ब आया था वो भी काफ़ी आसान था, है ना। टॉपिक देखा जाए ऐसे का, वो भी बहुत आसान रेलेवेंट टॉपिक। तो आपको वही चीज़ें करनी थी जो करंट में चल रही हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, है ना। और ये आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह का पेपर पूछा गया है, तो तैयारी आपकी आगे नेक्स्ट किस तरह से होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।